हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्षारीय सामर्थ्य चालू किया था। हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए थे क्षारीय सामर्थ्य की तुलना के। क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करने के लिए हमें संयुग्म अम्ल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी बेटा। हम लोग सीधे सीधे कैसे देखते थे, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा। या फिर हम ये देख लेते थे कौन सा यौगिक ज़्यादा अस्थायी है, जो अस्थायी होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अम्लीय सामर्थ्य में SIR प्रभाव पढ़ाया था, उसी तरह से SIR प्रभाव क्षारीय सामर्थ्य में भी लगता है बेटा। उसके अलावा एक और प्रभाव होता है SIP प्रभाव। तो पहले हम लोग SIP प्रभाव पढ़ेंगे, उसके बाद उसी के अंदर SIR प्रभाव वाले क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, तो SIP प्रभाव को देखते बेटा, जो केवल किसके लिए लगता है, क्षारीय सामर्थ्य के लिए लगता है, क्योंकि उसकी फुल फॉर्म ही कुछ ऐसी है, SIP प्रभाव। SIP की फुल फॉर्म है बेटा स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। भाई हम क्षारीय सामर्थ्य की बात करते हैं तो क्षारीय सामर्थ्य में किसकी बात करते हैं बेटा, प्रोटोनेशन की बात करते हैं, H+ को इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है कि लिख सकते हैं प्रोटोनीकरण में त्रिविम बाधा के कारण रुकावट। ये इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। ठीक है, SIP की फुल फॉर्म क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटोनेशन में त्रिविम बाधा के कारण जो रुकावट आएगी वो अपन SIP प्रभाव में देखेंगे। इससे हम लोग देखेंगे कि SIP प्रभाव से क्या क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है SIP प्रभाव, वो सब अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं SIP प्रभाव की बात करूँ बेटा, आप लोगों से यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है NH2, ये एनिलीन है अपना, और यहाँ पे CH3 डाल दिया तो ऑर्थोटोलुडीन हो गया, और ऑर्थोटोलुडीन और ये दूसरा मैंने लिया एनिलीन। आप लोगों से अगर मैं इन दोनों के क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करने को बोलूँ A और B की, तो आप क्षारीय सामर्थ्य की तुलना कैसे करोगे, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करोगे बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, A की या B की। भाई A और B में क्या क्या कॉमन है बेटा, इसको छोड़ के सब कॉमन है। इस CH3 का कौन सा प्रभाव लगता है बेटा, +I प्रभाव लगता है, और उस +I प्रभाव की वजह से इस NH2 पे क्या बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो A की B से ज़्यादा क्या हो जाएगी बेटा, क्षारीय सामर्थ्य हो जाएगी। लेकिन बेटा इतना आसान होता तो SIP प्रभाव पिक्चर में नहीं आता। ठीक है ना, यानी कि ये वाली चीज़ गलत है। अभी वाली चीज़ क्यों गलत है उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। अगर मान लो मैं इसमें H+ खिला देता हूँ बेटा, यानी कि मैं संयुग्म अम्ल बना रहा हूँ, इसका ये क्षार दिया हुआ है, क्षार के लिए क्या बनता है, संयुग्म अम्ल, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, H+ को मिल जाएंगे। तो बनने वाली प्रजाति जो बनेगी वो क्या बनेगी, संयुग्म अम्ल बनेगी। यहाँ पर CH3 आएगा, और किसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे बेटा, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3+ आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, H+ देने के बाद जो संयुग्म अम्ल बन के आएगा हमारा, वो क्या आएगा बेटा, NH3+ बन के आएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि जितना ज़्यादा हमारा संयुग्म अम्ल स्थायी होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगा बेटा, हमारा क्षारीय सामर्थ्य होगा। ये बात समझ में आती है आपको, ये तो मैंने आपको बताया भी था, जितने ज़्यादा हमारा संयुग्म अम्ल स्थायी होता है उतना ज़्यादा क्षारीय सामर्थ्य होता है। अब हम इसकी और इसकी बात करें तो इन दोनों में से ज़्यादा बढ़िया संयुग्म अम्ल कौन सा है, कौन सा ज़्यादा स्थायी है, वो समझना है। आपको पता है यार CH3 का साइज़ कैसा होता है, बताओ। CH3 का साइज़ बहुत बड़ा होता है बेटा, आकार में बहुत बड़ा होता है ये, क्योंकि इसके जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है बेटा, चतुष्फल की होती है, सभी डायरेक्शन में फैला होगा, त्रिविमीय होगा बेटा ये। तो उसी प्रकार से CH3 की बात करूँ तो NH3+ भी बिल्कुल CH3 है, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस का मतलब कार्बन ही होता है। जैसे कार्बन पे प्लस का मतलब बोरोन होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, वैसे नाइट्रोजन पे प्लस का मतलब कार्बन होता है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो ये भी एक तरह से CH3 लिखा हुआ है, ये भी CH3 लिखा हुआ है। तो इन दोनों में भयंकर रूप से क्या हो रहा होगा बेटा, ये और ये बराबर साइज की बॉल बन गई है ना, बॉल वाली बात याद करो, बॉल और प्लेट वाली बराबर साइज की बॉल बन गई बेटा। तो इन दोनों में भयंकर रूप से क्या आ रहा होगा, विकर्षण आ रहा होगा बेटा। कौन सा विकर्षण आ रहा होगा, वान डेर वाल विकर्षण आ रहा होगा। तो यहाँ पे वान डेर वाल विकर्षण की वजह से अगर मैं इन दोनों की स्थाई की तुलना करूँ, संयुग्म अम्ल के स्थाई की तुलना करूं, तो B वाला A वाले से ज़्यादा स्थायी है, और अगर B वाला A वाले से ज़्यादा स्थायी है तो यहाँ पर क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, जिसका संयुग्म अम्ल ज़्यादा स्थायी होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा, इसलिए B > A। तो आंसर हमारा आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ जो आ गई हमारी वो B > A आ गई। एक तरीका समझने का,
या तो संयुग्म अम्ल बना के समझ लो। हम तो संयुग्म अम्ल से पहले ही सवाल को खत्म कर देते हैं बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो कौन से H+ को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, जो केवल इस साइड से आ रहे हो। जो भी H+ इस साइड से आएंगे वो CH3 से उसका क्या लगेगा बेटा, विकर्षण लगेगा। तो इस साइड से आने में प्रोटोनेशन को दिक्कत होगी, प्रोटोन को दिक्कत होगी, जबकि इधर से आने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसमें इधर से भी आ सकता है बेटा, इधर से भी आ सकता है, चारों दिशा से इसमें NH2 के पास H+ आ सकता है, लेकिन इस दिशा से आने में इस वाले यौगिक को दिक्कत है। तो बताओ इसमें वो सारे H+ जो इस तरफ से आ रहे थे उनके लिए क्या हो गया, खाली लौट गए बेचारे, इधर से आएंगे तभी मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोटोनेशन में दिक्कत आ रही नहीं आ रही। ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह के लगने के कारण, भारी समूह मैं आपको बता चुका हूं कौन से होते हैं, ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह के लगने के कारण प्रोटोनेशन में रुकावट या दिक्कत क्या कहलाती है बेटा, SIP प्रभाव कहलाती है। सिंपल सी बात है, ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह के लगने के कारण अपना जो दिक्कत आती है प्रोटोनेशन में उसको क्या बोलते हैं, SIP प्रभाव बोलते हैं। अब जैसे जैसे मैं इन समूहों को भारी करता चला जाऊंगा SIP प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, SIP प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, H+ को आने में दिक्कत होने लग जाएगी। और इस ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह आने की वजह से हमारा SIP प्रभाव तो बढ़ता जा रहा है, साथ साथ क्या चीज बढ़ रही है बेटा, बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, शारीरिक सामर्थ्य की बात करूं, तो शारीरिक सामर्थ्य बढ़ रहा है या कम हो रहा है। शारीरिक सामर्थ्य क्या होता है, H+ को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो H+ को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह आने की वजह से कम होती जा रही है, तो शारीरिक सामर्थ्य क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, शारीरिक सामर्थ्य क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे मैं ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह लगाता जाऊंगा वैसे वैसे शारीरिक सामर्थ्य कम होता जाएगा। SIP प्रभाव केवल 1,2 स्थिति पर लगता है, मेटा पे या पैरा पे लगेगा तो बेटा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा विकर्षण फील नहीं होगा। बात समझ में आ रही, केवल ऑर्थो स्थिति पर SIP प्रभाव लगेगा SIR की तरह। SIR बेटा अनुनाद से जुड़ा हुआ था, ये प्रोटोन से जुड़ा हुआ है, और प्रोटोन से जुड़ी हुई केवल एक ही चीज है हमारे पास, शारीरिक सामर्थ्य। इसलिए SIP प्रभाव केवल और केवल बेटा शारीरिक सामर्थ्य के लिए लगता है, धनायन ऋणायन मुक्त मूलक के स्थायी किसी के लिए नहीं लगेगा। वो अनुनाद से रिलेटेड कंसेप्ट था SIR, इसलिए वो सबके लिए लग रहा था। SIP केवल प्रोटोन से लेना देना है, इसलिए केवल किस पे लगेगा, शारीरिक सामर्थ्य के लिए लगेगा। तो ऑर्थो स्थिति पर अगर मैं भारी करता चले जाऊंगा SIP प्रभाव बढ़ेगा, और SIP प्रभाव के बढ़ने से क्या होता है बेटा, शारीरिक सामर्थ्य कम होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब जिस तरह से SIR प्रभाव बेंजोइक एसिड के लिए ऑर्थो प्रभाव कहलाता था, उसी तरह से SIP प्रभाव एनिलीन के लिए, ये क्या है बेटा, एनिलीन के लिए SIP प्रभाव क्या कहलाता है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन कहलाता है, ऑर्थो प्रभाव कहलाता है एनिलीन का। कुछ लोग अलग से पढ़ा देते हैं इसको, अलग अलग कुछ नहीं है, SIP प्रभाव का एक रूप है वो, ठीक है ना, SIP प्रभाव के अंदर आ रहा है। मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये क्यों अस्थायी है, ये वाला क्यों स्थायी है और ये वाला क्यों नहीं है स्थायी, वो मैंने आपको रीजन बता दिया। इसका शारीरिक सामर्थ्य क्यों ज्यादा है, इसका कम क्यों है वो बता दिया, लॉजिकली भी बता दिया, और संयुग्म अम्ल बना के भी बता दिया। यहाँ पर क्या लग रहा है बेटा, SIP प्रभाव लग रहा है, और SIP प्रभाव के कारण बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, शारीरिक सामर्थ्य जो होता है वो कम हो जाता है हमारा। इसलिए आंसर A > B नहीं आएगा, क्या आएगा, B > A। इतनी सी बात है। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता था SIR की वजह से, शारीरिक सामर्थ्य घटता है SIP की वजह से। SIR का नाम नहीं लिया मैंने, SIP का नाम लिया, दोनों अलग अलग चीज़ है। आप ध्यान रखें कि अनुनाद की बात थी तो SIR की बात थी, प्रोटोनीकरण की बात है तो SIP की बात है। बात समझ में, प्रोटोन किसको बोलते हैं, H+ को प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो सब मैं अभी लिखा देता हूँ आपको, आप पोज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो बेटा। ये कंसेप्ट है हमारा SIP का, पोज करके आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा देता हूँ, फिर हम लोग सवाल करेंगे। चलो आपने लिख लिया होगा बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए क्या जाएगा, परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा, SIP की परिभाषा लिखेंगे। और SIP की परिभाषा हमारे लिए क्या निकल के आ रही है कि ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह के कारण प्रोटोनीकरण में रुकावट SIP प्रभाव कहलाता है। सिंपल सी भाषा में लिखा है बेटा
कि ऑर्थो स्थिति पर अगर भारी समूह आता है तो उसके कारण क्या लगता है बेटा, एसआईपी प्रभाव लगता है, प्रोटोनीकरण में रुकावट हो जाती है, वो एसआईपी प्रभाव कहलाता है। पहली बात हमने लिख ली परिभाषा। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं अपन एसआईपी प्रभाव के लिए, बताओ। यह केवल 1,2 स्थिति या ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, सिंपल है। 1,2 स्थिति या ऑर्थो स्थिति पर भारी समूह आएगा तभी जाके ये एसआईपी प्रभाव उत्पन्न होगा, वरना नहीं होगा, मेटा पैरा पे होगा ही नहीं है। ठीक है, भारी समूह मैंने आपको बता दिया था, भारी समूह कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखा चुका हूँ एसआईआर में, वही भारी समूह माने जाएंगे। जो हल्के समूह है वो हल्के समूह माने जाएंगे। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, OH, NH2, C डबल बॉन्ड, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, CHO, ये सब हल्के समूह है। ठीक है, फ्लोरीन वगैरह। और अगर मैं भारी समूह की बात करूँ तो जितने भी अल्काइल वाले समूह है वो सब भारी समूह माने गए बेटा। NO2 आपका COOH, SO3H, NO2 है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब कैसे माने गए, भारी समूह माने गए। तीसरी बात जो हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं बेटा, एसआईपी प्रभाव के लिए क्या बोल सकते हैं कि एसआईपी प्रभाव के कारण, एसआईपी प्रभाव के कारण क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है या कम होता है यार, कम होता है यार। अम्लीय सामर्थ्य क्या हो रहा था बेटा, एसआईआर के कारण बढ़ रहा था, जबकि क्षारीय सामर्थ्य क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेना, एसआईपी प्रभाव के कारण क्या हो रहा है बेटा, क्षारीय सामर्थ्य कम होता है। जैसे जैसे मैं ऑर्थो स्थिति पर समूहों को भारी करता चला जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, क्षारीय सामर्थ्य हमारा कम होता चला जाएगा, क्योंकि एसआईपी प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो वैसे लिख लो, जैसे जैसे ऑर्थो स्थिति पर समूह भारी होंगे वैसे ही एसआईपी प्रभाव बढ़ेगा एवं क्षारीय सामर्थ्य कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्थो स्थिति पर बेटा मैं भारी करता जाऊंगा समूहों को तो हमारा क्या होगा, एसआईपी प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, और एसआईपी प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा बेटा, कम होता चला जाएगा। बात समझ में? 4 पॉइंट मैंने लिखा है बेटा, 5वां पॉइंट भी मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको 4 पॉइंट को चाहो तो पोज करके लिख लो, पोज करके 4 पॉइंट लिख लो, फिर मैं 5वां परिभाषा को मिटा के लिख रहा हूँ। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा हमारे लिए, एनिलीन में एसआईपी प्रभाव को एनिलीन का ऑर्थो प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, एनिलीन के केस में इसको ऑर्थो प्रभाव भी कहते हैं बेटा, ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन, इंग्लिश में से बोला जाता है ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन। ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या कहलाता है बेटा, एसआईआर कहलाता है। वैसे ही यहाँ पर एनिलीन के केस में अगर ऑर्थो प्रभाव की बात करूँ तो एसआईपी से निकल के आया। ठीक है, ये तो हो गई अपनी थ्योरी और कंसेप्ट। अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मेन तो हमारे सवाल वहीं से आने वाले हैं। तो हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं। मैं एसआईपी से रिलेटेड भी कराऊंगा, एसआईआर से रिलेटेड भी कराऊंगा, और भी कई तरह के सवाल उसमें मोल्ड करके डाल दूंगा, और फिर जो बचा कुचा माल है वो सब इसी में मैं पढ़ू के और सारे सामर्थ्य को ख़त्म कर दूंगा बेटा आज। बात समझ में आ रही है आपको? फिर जो भी बचा कुचा होगा जीओसी में वो सब अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है ना? तो आओ नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इधर मिटा देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कि क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करें। सिंपल है क्वेश्चन, हमारा एकदम सिंपल है, क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करें, है ना। जहाँ मुझे चेंज करना होगा क्वेश्चन को मैं वहीं पे लिख दूंगा क्वेश्चन, अगर चेंज होगा तो। जब तक नहीं हो रहा तब तक आपको क्षारीय सामर्थ्य की तुलना ही करनी है। ठीक है ना? मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ,
ये ए है, ये बी है, ए बी सी, ट्राई करते रहो आप, बैठना नहीं है बेटा, आप लोगों को ये देखते नहीं रहना कि ये क्या लिख रहा है, आप अपना ट्राई करते रहो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। सबसे पहले 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, पोज करके आप इसको एक बार ट्राई करो, है ना, फिर बाकी के क्वेश्चन मैं अगले लॉट में देता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा बेटा, और आपने जो क्षारीय सामर्थ्य निकाला होगा, आपने देखा होगा सर यहाँ पे तो एसआईपी प्रभाव लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा सर, एसआईपी प्रभाव की वजह से क्षारीय सामर्थ्य घटता है, बी घटते नहीं आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि आप लोगों ने ढंग से तो सुनी नहीं बात, ढंग से देखी नहीं। मैंने एलिनीन के केस में बोला है बेटा, बेंजीन वाली केस में बात करिए, क्या यहाँ पे बेंजीन बनी हुई है क्या यार, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है बेटा। और साइक्लोहेक्सेन के केस में अगर मैं बात करूँ तो साइक्लोहेक्सेन में एक यहाँ पर मान लो अगर हमने इसका संयुग्म अम्ल बना भी लिया, ठीक है, इसका संयुग्म अम्ल बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सॉरी, यहाँ पर NH3+ और यहाँ पर CH3, तो यार इसके पास एक क्वालिटी है कि ये वेज पे जा सकता है बेटा और ये डैश पे जा सकता है, तो ये दूर दूर चले जाएंगे, तो इसमें वॉन डर वाल विकर्षण जो लग रहा था वो खत्म हो गया यार, खत्म हो गया। तो यहाँ पर तो इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, CH3 का बेटा +I प्रभाव लगेगा, और +I की वजह से क्या होता है बेटा, क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता ही है, ठीक है ना। तो वो केस किसके लिए था, केवल ऑर्थो स्थिति के लिए, और साइक्लोहेक्सेन के लिए कोई ऑर्थो स्थिति नहीं है बेटा अपने लिए। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो A > B आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बेंजीन वाली बात नहीं है बेटा, बेंजीन होती तो बात अलग थी, बेंजीन के लिए ऑर्थो स्थिति होती है, और मैंने बोला ऑर्थो स्थिति पे ही SI पे ही प्रभाव लगेगा, तो ऑर्थो है ही नहीं यहाँ पर। फिर यहाँ पे बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पर देखो ये CH3 है, यहाँ पे इथाइल लग गया, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया, तो चीज़ें भारी होती जा रही है, और कहाँ पे भारी होती जा रही है, ऑर्थो स्थिति पर भारी हो रही है। यहाँ पर SIP लगेगा बेटा, यहाँ पर भी बेटा SIP लगेगा, और यहाँ पर भी क्या लगेगा बेटा, SIP लगेगा। मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज़्यादा SIP यहाँ पर लगेगा बेटा, फिर कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, और सबसे कम SIP यहाँ पे लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी समूह ही है। और SIP बढ़ता है तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्षारीय सामर्थ्य की बात करूँ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो A B C में से सबसे ज़्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसका होगा तो सबका ही कम, लेकिन फिर भी तुलना की बात है तो A का B से, B का C से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे SIP प्रभाव सबसे ज़्यादा है, और जिसका जितना ज़्यादा SIP प्रभाव होगा क्षारीय सामर्थ्य उतना ही कम होगा। SIP जो है वो क्षारीय सामर्थ्य के व्युत्क्रम अनुपाती है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो SIP प्रभाव लग रहा है, मेटा पेरा पे SIP प्रभाव नहीं लगता, तो मेटा पे CH3 का कौन सा प्रभाव लगेगा, +I प्रभाव लगेगा, क्योंकि हमें तो देखना है नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को कौन बढ़ा रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो इस CH3 का कौन सा प्रभाव लग रहा है, +I लग रहा है और +H भी लग रहा है। इस CH3 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, +H लग रहा है और +I लग रहा है पेरा वाले पे, ठीक है। अब मैं A B C में तुलना कर रहा हूँ बेटा क्षारीय सामर्थ्य की, तो बेसिक स्ट्रेंथ की तुलना कैसे होगी, सबसे कम तो कौन हो जाएगा हमारा, A वाला, क्योंकि उसमें तो SIP प्रभाव लग रहा है, तो SIP प्रभाव की वजह से उसकी तो वाट लग गई। B और C की बात करेंगे तो बेटा सबसे ज़्यादा कौन होगा, C, क्योंकि C में बेटा +H भी लग रहा है, +I भी लग रहा है, जबकि मेटा स्थिति पर +H लगने की संभावना ही नहीं है, केवल और केवल +I लगेगा। फिर कौन सा हो जाएगा हमारा B, और A सबसे आखिरी में होगा बेटा, क्योंकि A में क्या लग रहा है, SIP प्रभाव लग रहा है। बात समझ में आती है आपको, यहाँ तक पहले आप नोट डाउन करो, फिर आपको आगे के लोट में सवाल देता हूँ मैं। हाँ भाई, लिख लिया बेटा आप लोगों ने। नेक्स्ट बेटा और सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, चौथा सवाल अब आपको ट्राई करना है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया एकदम, डिस्कशन भी हो गया थोड़ा बहुत। जहां मैं सवाल में कुछ और पूछना चाहूंगा मैं मेंशन कर दूंगा कि ये भी बताओ, ठीक है ना।
इसको ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला ए है, ये वाला बी है, दो तरह के हमारे पास नाइट्रोजन है, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। आपको क्षारीय सामर्थ्य तुलना करनी है एक ही में, 5वें नंबर के अंदर ही। इधर का दिखता है क्या? नहीं दिखता। इसको ए बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। क्या करना? क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। दो अलग अलग आइटम है, आपको करनी है। अभी जगह कम है अपने पास, तो पहले ये 3 सवाल ट्राई करो आप, चौथा, पांचवा, छठा पोस्ट करके। फोर्थ वाले में देखो बेटा, आप फोर्थ वाले में आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पर तो आपका SiP प्रभाव लग रहा है, क्योंकि NO2 का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मेटा पैरा पे नहीं लगता, तो मेटा पे क्या लगता है, केवल -I। पैरा पे क्या क्या लगता है बेटा, -M भी लगता है और -I भी लगता है। और मेरे लिए दुश्मन है -M -I। मेरे को तो कम से कम चाहिए ही है। मुझे क्या चाहिए, +M +H +I चाहिए, उससे क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है। तो अगर मैं क्षारीय सामर्थ्य की बात करूं, तो यहाँ पर इस NO2 का भी कौन सा प्रभाव लगेगा, -M और -I। तो अगर इन तीनों में तुलना करूंगा, तो वैसे ही यहाँ तो SiP प्रभाव लग रहा है, तो ये तो सबसे पीछे आएगा। लेकिन इन दोनों में बढ़िया कौन है, कम वाट लगा रहा है NH2 की, इसलिए B को रखेंगे पहले आगे, फिर C को रखेंगे, फिर A को सबसे आखिरी में रखेंगे, क्योंकि A में SiP प्रभाव लग रहा है, ठीक है। तो B, C, A ये क्षारीय सामर्थ्य का क्रम आ जाएगा। फिर आपने 5वें नंबर का ट्राई किया होगा बेटा, तो 5वें नंबर में देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो इसमें ऑर्थो स्थिति पर ये NH2 आ रहा है, यानी कि इस जगह पर SiP प्रभाव लग रहा है, जबकि यहाँ पे इसके लिए ये मेटा पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे SiP प्रभाव नहीं लग रहा। और SiP प्रभाव के कारण क्या होता है भाई, क्षारीय सामर्थ्य कम होता है। क्षारीय सामर्थ्य कम होता है, तो अगर मेरे को यहाँ पे तुलना करनी हुई क्षारीय सामर्थ्य की, तो B > A आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। जैसे अपन ने इसको अलग अलग करके दिया था, मैंने एक ही यौगिक में डाल के दे दिया दोनों नाइट्रोजन को, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो B की A से ज्यादा हो जाएगी। छठा सवाल थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा SIR का कंसेप्ट भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करूँ मैं, तो NH2 और NO2, यहाँ पे कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा, SiP प्रभाव लग रहा है मैक्सिमम। SiP प्रभाव लग रहा है, लेकिन SIR नहीं लग रहा है। SIR नहीं लग रहा क्योंकि नाइट्रोजन का साइज कैसा है बेटा, NH2 का साइज कैसा है, NH2 का साइज छोटा होता है, NO2 का साइज बड़ा होता है, और SIR के लिए दोनों का साइज बड़ा होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, ये अनुनाद में जा रहा है अंदर। SiP की वजह से अनुनाद थोड़ी ना रुकता है, SiP की वजह से तो प्रोटोनीकरण रुकता है। तो SIR यहाँ पे देखूंगा तो अनुनाद तो हो रहा है अंदर बेंजीन के साथ, जबकि यहाँ पर क्या होगा, NMe2 का साइज भी बड़ा है और NO2 का साइज भी बड़ा है। यहाँ पर क्या लग रहा होगा बेटा, SIR प्रभाव लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, SIR प्रभाव लग रहा है। और SIR प्रभाव की वजह से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में जाना चाह रहा था, वो अब नहीं जाएगा, क्योंकि ये मुड़ चुका है अपनी स्थिति से। इसका पी कक्षक भी मुड़ चुका है, जो कि बेंजीन के समांतर नहीं आ रहा। तो NMe2 ने यहाँ से अनुनाद बंद कर दिया, यानी कि लोन पेयर यहाँ पे कैसा है, स्थानीय है, और यहाँ कैसा है, विस्थानीकरण कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है। अब एक बात बताओ, ये तो अनुनाद में इन्वॉल्व है, जबकि ये नहीं है, ये है कि यहीं पड़ा हुआ है। कौन ज़्यादा फ्री है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ऑब्वियस सी बात है B ज़्यादा फ्री है। तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा बेटा, B > A। मतलब SIR की वजह से क्षारीय सामर्थ्य बढ़ भी सकता है। और अपन को याद क्यों करनी है ये सारी चीज़ें, अपन तो हाथों हाथ लॉजिक लगाएंगे, हाथों हाथ कंसेप्ट को सोचेंगे और हाथों हाथ आंसर पालेंगे। SiP की वजह से तो वैसे ही घटता था, SIR की वजह से बढ़ जाता है बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अनुनाद में नहीं जा पा रहा है ये, ठीक है। तो ये 3 सवाल मैंने कराए, और सवाल दे रहा हूँ मैं आपको इधर की तरफ। अब एक अच्छा सवाल देता हूँ आपको, जिसमें 2-3 चीज़ें बतानी पड़ेगी आपको। 7वें नंबर का सवाल है। यहाँ पे मैंने NMe2 डाल दिया और नीचे भी मैंने NMe2 डाल दिया, यहाँ पर NO2 लगा दिया साथ में,
ठीक है, अब मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नहीं इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। इसकी क्षारीय सामर्थ्य जो आएगा वो A आएगा, इसका क्षारीय सामर्थ्य जो आएगा वो B आएगा, है ना। ये एरो बनाया मैंने, कोई बंध नहीं है, इसके साथ कोई बंध नहीं बना हुआ बेटा, है ना। इस नाइट्रोजन का क्षारीय सामर्थ्य A है, इस नाइट्रोजन का क्षारीय सामर्थ्य B है। फिर अगर मैं बात करूं तो ये वाली बंध लंबाई और ये वाली बंध लंबाई, इस बंध लंबाई को मैं बॉन्ड लेंथ बोल देता हूं आपकी A या P बोल दो, P, और इसको बोल देता हूं मैं बॉन्ड लेंथ Q। ये बॉन्ड लेंथ Q है, ये बॉन्ड लेंथ P है, बंध लंबाई P, बंध लंबाई Q। आपको क्या क्या तुलना करना है, आपको एक तो तुलना करनी है बेटा बंध लंबाई की कि P बड़ा होगा कि Q, और दूसरी चीज क्या तुलना करनी है बेटा क्षारीय सामर्थ्य की। ठीक है, आपको पता है बेटा बंध लंबाई वाला केस आया है तो SIP से तो कोई मतलब है नहीं बंध लंबाई को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ और लग रहा होगा, आपको खुद को सोचना है क्या लग रहा होगा। ठीक है, बंध लंबाई और क्षारीय सामर्थ्य बताना है। 8वें नंबर का सवाल भी दे रहा हूँ यहीं पे। अब यहाँ पर देखो, इसकी जो क्षारीय सामर्थ्य वो A है, इसका क्षारीय सामर्थ्य क्या है बेटा B है। आपको इनके क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। ये 2 सवाल दिए मैंने आपको, ये ट्राई करो आप पोस्ट करके, फिर और चीजें बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बेटा कि यहाँ पर ये वाला जो समूह है और ये वाला जो समूह है, दोनों के दोनों कैसे हैं, भारी समूह। आपको मैंने भारी समूह में लिखाया था, तो ये दोनों ही भारी समूह है। और भारी समूह है तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो अनुनाद में जाना चाह रहा था वो अब नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया बेटा SiR लग गया, जबकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में जाएगा। ऊपर वाला नहीं जाएगा, नीचे वाला जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन बंध लंबाई की बात करें तो बंध लंबाई की तुलना करेंगे तो यहाँ पर अनुनाद की वजह से बेटा द्विबंध लक्षण आ जाएंगे, जबकि वहाँ पे क्या है पूर्ण रूप से सिग्मा बंद है, क्योंकि वहाँ अनुनाद बंद हो चुका है, जबकि यहाँ पे अनुनाद चालू है। तो वो सिग्मा बंद और ये द्विबंध, और सिग्मा बंद बड़ा होता है कि द्विबंध सिग्मा बंद। तो यानी कि P की Q से अधिक बंध लंबाई है। पहली बात तो ये किसके थ्रू आया, SiR के थ्रू। और हमारे जो क्षारीय सामर्थ्य वो भी किसके थ्रू निकालेंगे हम, SiR के थ्रू। SiR के कारण ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में नहीं जा रहा, जबकि अनुनाद में जा रहा है। यानी कि ये स्थानीय, ये स्थानीकरण कर रहा है, ये अनुनाद में इन्वॉल्व है, ये नहीं है, ये यही पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा स्थायी कौन फील कर रहा होगा, स्थायी ये फील कर रहा होगा, ये अस्थायी है। और अगर ये अस्थायी नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये कहीं नहीं जा रहा, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो इसकी देने की टेंडेंसी भी कैसी होगी, ज़्यादा। इसलिए क्षारीय सामर्थ्य भी किसका ज़्यादा होगा, A का B से। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। SiR का कंसेप्ट लगाया, SIP का कंसेप्ट नहीं लगाया। SiR कहाँ लगता है और SIP कहाँ लगता है, इस बात को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। SiR लगता है जब ऑर्थो स्थिति पर दोनों भारी समूह हो, SIP लगता है जब ऑर्थो स्थिति पर एक भारी समूह हो। NH2 एनिलीन के केस में SIP प्रभाव देखते हैं अपन, मेनली आप तो एनिलीन के केस में ही देखो केवल। ठीक है, 8वें नंबर का आपने ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये किस में इन्वॉल्व है बेटा, अनुनाद में इन्वॉल्व है। जबकि ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है, ये अनुनाद में नहीं जा रहा, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको एक परमाणु पर लोन पेयर और पाइबंद दोनों आ रहे हो तो हम पाइबंद को चलाना पसंद करते हैं लोन पेयर की तुलना में। तो यहाँ पर लोन पेयर कैसा है बेटा, स्थानीय है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर कैसा है, अनुनाद में शामिल है या विस्तारीकरण कर रहा है, अनुनाद में शामिल है। यानी कि ये बिजी है, ये स्थायी है, ये कम स्थायी है। तो अगर मैं क्षारीय सामर्थ्य की बात करूं तो B का क्या हो जाएगा, A से ज़्यादा हो जाएगा, इसकी देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर इन दोनों में से मुझे यौगिक में प्रोटोनीकरण करना है और मेरे को एक ही बार प्रोटोनीकरण करना है तो यहाँ कराऊंगा, यहाँ B वाले पे कराऊंगा बेटा पहले, क्योंकि B वाला ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन करो पहले, फिर और सवाल कराते हैं आपको। हाँ भाई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा हम लोग, एक नियम पढ़ते हैं। उस नियम को इसलिए पढ़ रहे हैं बस क्योंकि क्वेश्चंस में वो नियम लागू हो जाता है कहीं कहीं पर, है ना। और अगर अपन को वो बात पता नहीं होगी ना तो आंसर गलत आएगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए हमको वो पढ़ना पड़ेगा। और वो नियम क्या है, ब्रैड्स नियम। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे हम लोग ब्रैड्स नियम या ब्रैड्स रूल।
ब्रेट्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उसने ये नियम दिया था, उसने क्या बोला, जो हमारे बाईसाइक्लिक यौगिक होते हैं, बाईसाइक्लिक यौगिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ IUPAC में, ठीक है। बाईसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं उसमें जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारा ये बाईसाइक्लिक यौगिक है, इसमें जो ये कार्बन होते हैं ये कौन से होते हैं बेटा, ब्रिज हेड कार्बन होते हैं। ये ब्रिज हेड कार्बन जो है ये कभी भी sp2 या sp नहीं हो सकते, sp2 या sp नहीं हो सकते, इनको sp3 ही होना पड़ेगा, अथवा जो हमारा यौगिक है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ब्रेट्स के अनुसार, पहले तो ये बात लिखते हैं कि ब्रेट्स के अनुसार ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 या sp नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कौन से यौगिक एग्जिस्ट करेंगे, कौन से यौगिक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसी यौगिक को मैं ऐसे भी लिख सकता था बेटा। सेम चीज लिखी हुई है, 3D में व्यू बनाया मैंने, वो 2D में बनाया, बस इतना सा अंतर है। ये पीछे वाली 6 कार्बन की रिंग है, ये वाली देखो आप, ये वाली जो रिंग है ये पीछे वाली 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है। एक कार्बन की रिंग ये वाली आ रही है, एक कार्बन की रिंग ये वाली आ रही है, तो एक पीछे वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 3 रिंग बना दी मैंने, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, ब्रेट्स बोलता है कि यहाँ पे ये जो ब्रिजेड कार्बन है यहाँ मुक्त मूलक नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुक्त मूलक का संकरण कैसा होता है sp2। यहाँ पर बेटा धनायन नहीं आना चाहिए आपका, क्योंकि उसका भी संकरण कैसा होता है sp2। यहाँ पर बेटा आपका द्विबंध नहीं आना चाहिए। पहले तो मुक्त मूलक और धनायन की बात कर लेते हैं। मुक्त मूलक या धनायन आया तो ऐसे यौगिक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का, ऐसे यौगिकों का अस्तित्व नहीं होगा। दूसरी बात उसने क्या बोली, यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए बेटा, द्विबंध नहीं आना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि द्विबंध आ गया तो ये कार्बन कैसा हो गया, ब्रिजेड कार्बन sp2, जो कि संभव नहीं है। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये वाला यौगिक संभव है कि नहीं है, ये वाला बिल्कुल संभव है बेटा, इसमें ब्रिजेड कार्बन sp3 आ रहे हैं, sp2 या sp नहीं आ रहे, तो ये संभव है, तो इस पर राइट का निशान लगा लिया अपन ने, ठीक है। और देखो इधर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैंने ये हटा के यहाँ पे नाइट्रोजन और H पॉजिटिव लगा दिया बेटा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि धनायन आना नहीं चाहिए, यहाँ पे धनायन आ गया, तो बताओ ये यौगिक एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो संकरण है ना वो क्या आ रहा है बेटा, sp3 आ रहा है, सारे के सारे सिग्मा बंदे बेटा, है ना। तो ये नाइट्रोजन पे जो धनायन आ रहा है, ठीक है, वो धनायन वो वाला धनायन नहीं है जो काप धनायन वाला है, ठीक है। नाइट्रोजन का धनायन का मतलब कार्बन है, इसका संकरण sp3 आ रहा है, और ब्रेट्स ने बोला sp2 या sp नहीं होना चाहिए, sp3 से तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और देखो और क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पे ऋणायन आ जाए तो ये भी sp3 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन से नहीं कर सकते, धनायन नहीं आना चाहिए, मुक्त मूलक नहीं आना चाहिए, द्विबंध नहीं आना चाहिए, ऋणायन आ जाए या sp3 कार्बन आ जाए या sp3 कोई दूसरा परमाणु हो जाए, सब चलेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको धनायन, मुक्त मूलक या द्विबंध लाना है तो उसके लिए कम से कम आपको किसी एक वलय की साइज को 8 संख्या की करनी पड़ेगी। यानी कि अब मैं जो बनाने जा रहा हूं उसको देखना आप ध्यान से। यहां मैंने धनायन बना दिया बेटा, ये एग्जिस्ट करेगी, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की इसमें वलय की संख्या आ रही है, 8 या 8 से अधिक वलय में परमाणुओं की संख्या है तो ब्रिज हेड sp2 हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेट्स के अनुसार कौन एग्जिस्ट कर सकता था, कौन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कौन स्थायी है, कौन अस्थायी है। अगर ब्रिज हेड कार्बन इससे कम वाली पे आ रहा है तो वो स्थायी है, मतलब धनायन मुक्त मूलक आ रहा है, sp2 आ रहा है, तो अगर इधर उधर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और देखो, और एक चीज और बोली ब्रेट्स ने बोली कि अगर 0 कार्बन का ब्रिज है, यदि ब्रिज 0 कार्बन का है
तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा। हालांकि इतना स्थायी तो नहीं है लेकिन कर जाएगा एग्जिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो इस कार्बन में तो दो, इस इधर की तरफ चल रहा हूँ, दो आ रहे हैं, इधर की तरफ दो चल रहा हूँ, लेकिन इस बीच वाले की बात करूँ, इससे इस तक मतलब दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में एक भी कार्बन नहीं आ रहा बेटा, इसको बोलेंगे जीरो कार्बन ब्रिज। और जीरो कार्बन ब्रिज पे अगर धनायन आ रहा है, मुक्त मूलक आ रहा है, तो वो स्थायी कर जाएगा। तो ब्रेड्स के अनुसार कौन कौन स्थायी कर सकता है? 8 या 8 से ज़्यादा वाले, या फिर जीरो कार्बन ब्रिज वाले, या फिर धनायन और मुक्त मूलक को मत आने दो, sp2 मत बनने दो ब्रिज हेड कार्बन पे, तो वो सब एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात समझ में? अभी क्यों पढ़ाया मैंने ब्रेड्स नियम? ब्रेड्स नियम के अनुसार समझ में आ गया आपको, ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया ब्रेड्स नियम, उसका कारण सुनो। मैं अब आपको सवाल देने जा रहा हूँ, ये पोस्ट करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। सवाल है वही, क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। एग्जाम्पल पहला, और एग्जाम्पल दूसरा। ये ए है, ये बी है, ठीक है। आपको इस ए और बी में बेटा क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है, ठीक है ना। क्या आप कर पाओगे? एक बार आप खुद से दिमाग लगाओ, पोज करके, एक बार पोज करके खुद से दिमाग लगाओ। तो जब मैं ए और बी में बेटा बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पर भी है। ये लोन पेयर बेटा किस में जा रहा है? ये लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है। जबकि ये लोन पेयर अगर अनुनाद में गया तो यहाँ पर क्या आएगा? द्विबंध आ जाएगा। द्विबंध आ जाएगा तो इस नाइट्रोजन का संकरण कितना हो जाएगा? sp2। और ये अगर यदि नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में जाता है तो ब्रेड्स नियम का उल्लंघन होगा। और ब्रेड्स नियम का अगर उल्लंघन हो गया तो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाएगा, जबकि ये जा रहा है। और अगर वो अनुनाद में नहीं जा रहा तो वो वही पड़ा हुआ है स्थानीय, इसलिए क्षारीय सामर्थ्य बी का ऐसे ज़्यादा हो गया बेटा। इतनी सी बात बताने के लिए ब्रेड्स नियम पढ़ाया। बात समझ में आती है? एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, MEET लोन पेयर और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। ये ए है, ये बी है। आपको इनमें क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी है बेटा, ठीक है। इसमें भी एक कंसेप्ट छुपा हुआ है जो मैंने आपको समावता वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब आप खुद सोचो, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ, एक बार ट्राई करो। हमें कर लिया होगा यार। देखो मैंने आपको बताया था समावता वाले चैप्टर में अमीन फ्लिपिंग वाली बात, ठीक है। अमीन फ्लिपिंग वाली बात मैंने आपको बताई थी बेटा। तो अमीन फ्लिपिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि नाइट्रोजन अगर चक्रीय का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये नाइट्रोजन अगर sp3 है, ये नाइट्रोजन अगर अनुनाद में नहीं जा रहा, इसका लोन पेयर अनुनाद में नहीं जा रहा, ये द्वितीय आवर्त का है, इस पर कम से कम एक लोन पेयर है, तो ये अमीन फ्लिपिंग दर्शा सकता है। और ये अमीन फ्लिपिंग दर्शाएगा तो कभी तो ये इस फॉर्म में होगा और कभी ये ऐसे छतरी, जैसे अपने छतरी पलट जाती है ना, बताया था मैंने आपको, कभी छतरी यूँ कभी छतरी यूँ, हवा चलती है तेज तो छतरी उधर चल जाती है और नॉर्मली वैसे रहती है, ठीक है। तो उस तरह से ये पलट जाएगा। तो उससे होगा क्या बेटा कि H+ महाशय हमारे इधर से आ रहे हैं, है ना, H+ इधर से अप्रोच कर रहा है। जैसे वो इधर से आ रहा होगा तुरंत ही अपना रूप ऐसे बदल लेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 मिनट में 1,00,000 बार फ्लिपिंग कर रहा है बेटा, 1,00,000 बार चेंज कर रहा है। तो H+ आ रहा है, इतनी देर में ये ऐसा हो गया, तो फिर H+ भटक गया, फिर H+ इधर से आने की कोशिश किया, फिर ये इसमें बदल गया। तो ये एक दूसरे में बदलते रहेंगे, उस वजह से H+ को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे। तो अमीन फ्लिपिंग की वजह से क्षारीय सामर्थ्य जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि यहाँ पर ये कैसा बेटा? ये नाइट्रोजन चक्रीय का हिस्सा हो गया, अब ये बंध चुका है इस चक्रीय में, तो ये अमीन फ्लिपिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे अमीन फ्लिपिंग नहीं होगी, अमीन प्रतिलोम नहीं होगा। तो यानी कि अगर मैं क्षारीय सामर्थ्य की बात करूं तो ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए कौन सा क्षार है? बी वाला, ए से ज़्यादा है। अगर आपको अमीन फ्लिपिंग नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पहले लिख देना कि अमीन फ्लिपिंग दोबारा पढ़ा दो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है,
तो मैंने समावता वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लो समावता में, ठीक है, अमीन फ्लिपिंग वाला, वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बेटा आज क्षारीय सामर्थ्य अपन ने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया, एसआईपी प्रभाव हमने पढ़ लिया। जितने तरह के क्षारीय सामर्थ्य में सवाल बन सकते थे, एसआईपी, एसआईआर, सामर्थ्य की तुलना, क्षारीय सामर्थ्य की तुलना, ठीक है, अमीन फ्लिपिंग वाला, ब्रेड्स नियम वाला, वो सारे प्रकार के हम सवाल कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बाकी रह गई, तो वो भी पढ़ा देता हूँ बेटा, दिमाग में आ गया अभी, नहीं तो छूट जाती। एक चीज़ और बच गई थी, एलिफेटिक अमीन्स की क्षारीय सामर्थ्य, एलिफेटिक अमीन्स का क्षारीय सामर्थ्य, हेडिंग लगाओ बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, भूल रहा था मैं, अब याद आ गया एकदम से, स्टार लगा लेना, इसके ऊपर हमेशा सवाल आते ही आता है, ठीक है। सबसे पहली बात अगर अपन बात करें गैस माध्यम में, अगर हमारा गैस माध्यम है तो गैस माध्यम में जो होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर अमोनिया, ये क्षारीय सामर्थ्य का क्रम होगा। और ये बहुत सिंपल सा क्रम है बेटा, किससे देख रहा हूं मैं, प्रेरणिक प्रभाव से। कौन सा प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है, प्लस आई वाला। यहाँ 3 आर है जो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ 2 आर है जो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे एक अल्काइल समूह 1 प्लस आई है जो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ तीनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है। तो 3 आर ज़्यादा देंगे तो ये आगे ज़्यादा देगा, तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, ये सिंपल है, गैस माध्यम में अमीन का क्रम ये आता है। सेकेंड बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्वस मीडियम में बात करूं, एक्वस माध्यम में, या फिर मैं इसको एक्वस की जगह जलीय भी बोल सकता हूं, जलीय माध्यम में, है ना, जल वाले माध्यम की बात करूं तो एक्वस माध्यम में, जलीय माध्यम में क्या होगा बेटा, जलीय माध्यम में ऑर्डर चलेगा, यदि आर हमारा CH3 है और एक बार हमारा आर क्या हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में ऑर्डर चलेगा R2NH 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। और अगर इथाइल है तो 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया, ये चलेगा बेटा। ये क्रम चलेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे याद करते हैं बेटा, ये CH3 के साथ छोटा है इसलिए इसके लिए छोटा नंबर 213, ये इथाइल के साथ बड़ा है इसके लिए बड़ा नंबर 231, ठीक है ना। इथाइल का साइज बड़ा है तो उसके लिए बड़ा नंबर 231 और मिथाइल का साइज छोटा है 213। 231 क्या है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 231 का मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो छोटे के लिए छोटा नंबर, बड़े के लिए बड़ा नंबर, और 2 डिग्री वाले को पहले रखा गया है बेटा। जलीय माध्यम की बात हो रही है तो जलीय माध्यम में 2 कॉन्सेप्ट पैरेलल में टकरा जाते हैं, कभी तो हाइड्रोजन बंधन डोमिनेट करने लगता है, कभी प्रेरणिक प्रभाव डोमिनेट करने लगता है। तो ये जो क्रम निकल के आया है, कभी हाइड्रोजन बंधन, कभी प्रेरणिक प्रभाव, दोनों के असमंजस से, मतलब दोनों को शामिल करते हुए ये क्रम हमारे लिए निकल के आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कभी हाइड्रोजन बंधन, कभी प्रेरणिक प्रभाव, इन दोनों के तालमेल से हमने इस क्रम को लिख पाए हम, है ना। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद करना है। मिथाइल और इथाइल के लिए IIT में और आपके मेडिकल में बहुत बार सवाल पूछा, सीधे सीधे यही क्रम सीधे सीधे पूछ लिया। एक बार मिथाइल लगा के पूछ लिया, एक बार इथाइल लगा के पूछ लिया, एक बार गैस माध्यम में पूछ लिया। गैस माध्यम में तो बहुत सिंपल है, सीधे प्रेरणिक प्रभाव लगा के बता सकते हैं, लेकिन जलीय माध्यम में 213 और 231 वाला याद रखना पड़ेगा। अब जाके क्षारीय सामर्थ्य पूरा हो गया बेटा, ठीक है। और आप एक बार NCERT से रीडिंग भी लगा लेना तो सब कुछ हो जाएगा, और क्वेश्चंस लगा लेना आप, मैं भी क्वेश्चंस करा दूंगा आपको काफ़ी सारे, ठीक है। थैंक यू सो मच।